दोस्तों कभी कभी दुनिया की राजनीति ऐसी पलटी मारती है कि आदमी न्यूज पढ़ते पढ़ते रुक जाता है और सोचने लगता है कि कहीं इतिहास की किताब किसी ने उल्टी तो नहीं पढ़ ली, क्योंकि जो चीजें कभी असंभव लगती थी वही कुछ साल बाद हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से 20 या 25 साल पहले कोई आपसे कहता कि एक दिन ऐसा आएगा जब रूस और तालिबान एक दूसरे के साथ बैठकर डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो शायद आप उसकी बात पर हंस देते। आखिर जिस रूस ने कभी तालिबान को आतंकवादी संगठन माना था, जिस अफगानिस्तान की धरती पर सोवियत सेना ने अपनी सबसे दर्दनाक हारों में से एक झेली थी और जिस संघर्ष ने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया था, आज उसी कहानी के किरदार एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात रूस और तालिबान की बढ़ती नजदीकियां नहीं है। असली दिलचस्पी इस बात में है कि इस खबर को सबसे ज्यादा ध्यान से कौन देख रहा होगा। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको जवाब पता होगा, वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि कई बार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो घटना एक राजधानी में होती है उसका सबसे बड़ा असर किसी दूसरी राजधानी में महसूस किया जाता है। और मॉस्को में हुई इस घटना की गूंज शायद सबसे ज्यादा इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही होगी। हाल ही में क्या हुआ कि मॉस्को में एक बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोरम के दौरान रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते की खबर सामने आई। पहली नजर में देखने पर एक सामान्य डिफेंस न्यूज लग सकती है। दुनिया में रोज कोई ना कोई देश किसी न किसी के साथ कोई समझौता करता रहता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खबरों की अहमियत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कागज पर क्या लिखा है। उसकी असली अहमियत इस बात से तय होती है कि उस कागज के पीछे कौन लोग बैठे हैं, उनके इतिहास क्या है, उनके हित क्या है और भविष्य में उसका असर किस पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ये खबर सिर्फ एक डिफेंस डील की खबर नहीं है, ये बदलते हुए वैश्विक समीकरणों की कहानी है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन जैसी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यहाँ सिर्फ एक चीज स्थायी है और वो है नेशनल इंटरेस्ट। अगर कल का दुश्मन आज आपके हितों की रक्षा कर सकता है तो राजनीति उसे दोस्त बनाने में एक सेकंड भी नहीं लगाती, और अगर आज का दोस्त कल आपके हितों के खिलाफ चला जाए तो वही राजनीति उससे दूरी बनाने में भी देर नहीं करती। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि रूस और तालिबान, जिनके बीच कभी गहरी दुश्मनी और अविश्वास का इतिहास था, आज एक ही टेबल पर बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक साधारण रणनीतिक फैसला है? क्या ये पाकिस्तान को कोई संदेश है? क्या ये अमेरिका के लिए एक प्रतीकात्मक जवाब है, या फिर ये उस नई दुनिया की शुरुआत का संकेत है जिसे आजकल एक्सपर्ट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड कहकर संबोधित करते हैं? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ आज की खबर नहीं देखनी होगी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी बड़ी घटना अचानक पैदा नहीं होती, उसके बीच कई साल पहले बोए जाते हैं और फिर समय के साथ वे कई एक बड़े परिणाम का रूप ले लेते हैं। और अगर हम इस कहानी के बीच ढूंढने निकले तो हमें लगभग 4 दशक पीछे जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनकी आधुनिक कहानी युद्धों, विदेशों, हस्तक्षेपों और सत्ता संघर्षों से भरी हुई है। पिछले 40-45 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दशक रहा हो जब इस देश ने स्थिरता देखी है। पहले सोवियत संघ आया, फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, फिर मुजाहिदीन उभरे, फिर तालिबान सत्ता में आया, उसके बाद 9/11 हुआ, फिर अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध लड़ा और अंत में उसी अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला गया। ये पूरा इतिहास सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि किस तरह बड़ी शक्ति अपने रणनीतिक हितों के लिए छोटे देशों को एक शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल करती है। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि जिन फैसलों को कभी तत्काल जीत समझा जाता है, वही फैसले कई साल बाद नई समस्याओं का कारण बन जाते हैं। यही वजह है कि आज जब रूस और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकों की बात होती है तो समझदार विश्लेषक सिर्फ वर्तमान में देखते हुए इतिहास को देखते हैं, पुराने गठबंधनों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वर्षों में इसका असर किस पर पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ रूस और अफगानिस्तान की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताओं की कहानी भी है, ये अमेरिका की पुरानी नीतियों की कहानी भी है, ये भारत के सुरक्षा हितों की कहानी भी है, और सबसे बढ़कर ये उस बदलती हुई दुनिया की कहानी है जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। तो आखिर रूस और तालिबान के बीच नजदीकी कैसे शुरू हुई? वो कौन सा इतिहास था जिसने दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया? और क्यों कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर दिखाई दे सकता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, उस दौर में जहां इस पूरे खेल की असली शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के मॉस्को से निकलकर लगभग 45 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि रूस और तालिबान की आज की नजदीकियों की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें उस दौर में छिपी है जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। साल था 1979, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच सीधी लड़ाई नहीं थी, लेकिन दोनों हर मोर्चे पर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौर को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। मॉस्को इसे अपने हितों और क्षेत्र स्थिरता के लिए जरूरी कदम बता रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसे अपने लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा। अब अमेरिका के सामने समस्या यह थी कि वो सीधे सोवियत यूनियन से युद्ध नहीं लड़ सकता। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे और सीधी टक्कर पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती थी। इसलिए अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता चुना, प्रॉक्सी वॉर। यानी लड़ाई कोई और लड़ेगा, लेकिन संसाधन, पैसा और रणनीति कहीं और से आएगी। और यहीं से अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयों में से एक का मैदान बन गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किए, जबकि पाकिस्तान ने
अपने भौगोलिक और रणनीतिक महत्व का फायदा उठाते हुए इस पूरे खेल में अहम भूमिका निभाई। CIA के संसाधन, सऊदी अरब की फंडिंग और पाकिस्तान की ISI का नेटवर्क, इन सब ने मिलकर सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न अफगान समूह को समर्थन देना शुरू किया। उस समय रणनीति सफल दिखाई दे रही थी। अमेरिका का लक्ष्य था कि भैया सोवियत यूनियन को कमजोर करना और पाकिस्तान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कई बार आज की जीत कल की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। लगभग एक दशक तक संघर्ष चलता रहा और आखिरकार 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल गई। उस समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों की बड़ी जीत माना गया, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो है अफगानिस्तान को कौन संभालेगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं था। सोवियत सेना के जाने के बाद अलग अलग गुटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जिन लोगों ने कल तक एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो अब आपस में भिड़ने लगे। देश धीरे धीरे अराजकता और गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा। आम लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, उन्हें ना स्थिर सरकार मिल रही थी और न ही सुरक्षा। और दोस्तों, इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब किसी देश में लंबे समय तक अव्यवस्था और सत्ता का खालीपन पैदा हो जाता है तो कोई ना कोई नई ताकत उभर कर सामने आती है। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में इसी अराजक माहौल से एक नया आंदोलन उभरने लगा। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह समूह आने वाले वर्षों में न सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित भी करेगा। और उस समूह का नाम था तालिबान। और यहीं से हमारी कहानी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, जब 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकल गई तो दुनिया को लगा कि अब शायद इस देश में शांति लौट आएगी, लेकिन असली समस्या तो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अफगानिस्तान को कौन चलाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जो अलग अलग मुजाहिदीन गुट कल तक एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आपस में सत्ता के लिए भिड़ने लगे। देश धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा। अलग अलग इलाकों पर अलग अलग गुटों का कब्जा था। कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी और आम अफगान नागरिक लगातार असुरक्षा और अराजकता का सामना कर रहा था। इसी माहौल में 1994 के आसपास कंधार से एक नया आंदोलन उभर कर सामने आया, जिसका नेतृत्व मुल्ला उमर कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ कि इस आंदोलन ने दावा किया कि वो अफगानिस्तान में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार और हिंसा को खत्म करके व्यवस्था स्थापित करेगा। और इसी आंदोलन को दुनिया ने बाद में तालिबान के नाम से जाना। तालिब का अर्थ होता है छात्र, और शुरुआत में समूह में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की थी जो धार्मिक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे। उस समय अफगानिस्तान की जनता वर्षों के संघर्ष और अस्थिरता से थक चुकी थी, इसलिए कई इलाकों में तालिबान को शुरुआती समर्थन भी मिला। लेकिन कुछ ही वर्षों में आंदोलन तेजी से मजबूत हुआ और 1996 तक काबुल पर कब्जा करके सत्ता में आ गया। इसी दौर में पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार के साथ करीबी संबंध बनाए थे। और यही वजह थी कि लंबे समय तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को काफी मजबूत माना जाता रहा। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि राजनीति में कोई रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो समूह किसी देश के लिए रणनीतिक संपत्ति लगता है, वही समय के साथ चुनौती भी बन सकता है। फिर आया साल 2001। 11 सितंबर के आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया और जब तालिबान सरकार ने उसकी मांगों का अस्वीकार नहीं किया तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया और अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले 20 सालों तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद रहा। अरबों डॉलर खर्च हुए, नई सरकारें बनी, नई संस्थाएं खड़ी की गई, लेकिन तालिबान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो लगातार खुद को संगठित करता रहा और मौके का इंतजार करता रहा। फिर 2021 में दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा था और वही तालिबान जिसे 2 दशक पहले सत्ता से हटाया गया था, एक बार फिर काबुल में लौट रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 2021 के बाद का तालिबान क्या पहले जैसे ही था, और आखिर ऐसा क्या बदला कि रूस जैसे देश जो कभी तालिबान को अपने दुश्मनों में गिनते थे, अब उसके साथ रिश्ते बेहतर बनाने लगे। यहीं से हमारी कहानी वर्तमान दौर में प्रवेश करती है। दोस्तों, साल 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब आगे क्या होगा। क्या दुनिया तालिबान को पूरी तरह अलग थलग रखेगी या फिर धीरे धीरे उसके साथ व्यवहारिक रिश्ते बनाने शुरू करेगी। पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई उनसे साफ दिखाई देता है कि कई देश अब विचारधारा से ज्यादा अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। रूस की चिंता सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, उसके लिए मिडिल एशिया की सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद और ISIS, खुरासान जैसे संगठनों का खतरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ तालिबान अपनी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने और अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के कुछ हित एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच सहयोग बढ़ता नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो यही वो बिंदु है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। लंबे समय तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव की चर्चा होती रही, लेकिन आज हालत पहले जैसे नहीं है। सीमा सुरक्षा, TTP और आपसी अविश्वास जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी जटिल बना दिया है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान को किसी बड़े शक्ति केंद्र का समर्थन मिलने लगता है तो स्वाभाविक रूप से इस्लामाबाद इस पर नजर रखेगा। भारत के संदर्भ में भी कई विश्लेषक इस बदलते
समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं, भारत लंबे समय से एक स्थिर और आतंकवाद मुक्त अफगानिस्तान का समर्थन रहा है। हालांकि ये कहना कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी एक देश का हाथ है, शायद वास्तविकता को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना होगा। जियोपॉलिटिक्स अक्सर सोशल मीडिया की हेडलाइन से कहीं ज्यादा जटिल होती है और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन। जो रूस कभी अफगानिस्तान में लड़ रहा था, आज वही तालिबान के साथ सहयोग की बात कर रहा है। जो अमेरिका कभी सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए अफगान समूह का समर्थन कर रहा था, बाद में उसी जमीन पर वो 2 दशक तक युद्ध लड़ता रहा। और जो पाकिस्तान कभी इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी माना जाता था, आज उसे बदलते समीकरणों के बीच नई रणनीति बनानी पड़ रही है। यही जियोपॉलिटिक्स की असली दुनिया है। यह भावना से ज्यादा हित काम करते हैं और दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा महत्व रणनीति का होता है। अब आने वाले वर्षों में रूस और तालिबान की साझेदारी कितनी आगे बढ़ती है और इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अफगानिस्तान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद एक नया अध्याय भी शुरू हुआ है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या रूस और तालिबान की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है या फिर इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर देखा जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।